आज का अपना सब्जेक्ट रहेगा रिमोट सेंसिंग। आईएफएस में अपने जो फॉरेस्ट्री का पेपर सेकंड है उसके ए सेक्शन में ये रिमोट सेंसिंग का सिलेबस दिया गया है। तो इसे देख लेते हैं। आज के में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का है और लगभग क्वेश्चन तो हर साल आना ही आना होता है। इसे डिस्कस करने से पहले हम इसके जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट 10 से 15 साल में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हें रिव्यू कर लेते हैं कि आखिर इन्होंने अभी तक क्या क्या पूछा है। तो पिछले साल के अगर 15 साल के क्वेश्चंस को देखा जाए तो लगभग ऐसे 6 एरिया हैं, 6 ऐसे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। पहला तो यही है कि आखिर ये जो रिमोट सेंसिंग है ये क्या होता है, या फिर इसकी डेफिनेशन, कुल मिला के इसकी डेफिनेशन है। तो या तो इन्होंने डायरेक्ट पूछी है या फिर कभी कोई भी और क्वेश्चन पूछा है जहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखने की ज़रूरत पड़ गई। दूसरा एरिया है इसके टाइप से कि रिमोट सेंसिंग कितने टाइप्स की होती है। या तो उसे एक्टिव और पैसिव में डिवाइड किया गया है, या फिर प्लेटफॉर्म के बेस पे कि आप किस से ले रहे हो, एरोप्लेन से ले रहे हो यानी कि एरियल रिमोट सेंसिंग है, ड्रोन से ले रहे हो, या सैटेलाइट बेस्ड है। आजकल जो सेंसर होते हैं उसके हिसाब से भी इन्हें डिवाइड किया गया है कि थर्मल रिमोट सेंसिंग है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है, ये जो अपने विजुअल स्पेक्ट्रम है उसके हिसाब से है। ये थर्मल और माइक्रोवेव दोनों को ही कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा एरिया है इनके एप्लीकेशन, कि रिमोट सेंसिंग को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। इसका अपने जो यूपीएससी में जो प्रीलिम के एग्ज़ाम है उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। और यहाँ पर जैसे कि अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग है, ट्री का क्लासिफिकेशन है, ऐसे एरिया है जहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये लगभग सबसे मेन इम्पोर्टेंट एरिया यही है कि इसका रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे है। फोर्थ एरिया आता है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग में जनरली हम लोग बैठे होते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम के ऊपर, यानी कि मेनली हम विजुअल स्पेक्ट्रम को ही यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऐसा एरिया है जिसमें ये पूछ लिया जाता है कि आखिर ये जो विजुअल स्पेक्ट्रम वो क्या है। जब ये स्पेक्ट्रम जो है वो होता कहाँ से है, अपना जो सोलर है, सन है, वहाँ से ये स्पेक्ट्रम आता है और अपने एटमॉस्फेयर में इंटर करके अर्थ की सरफेस पे पहुँच जाता है और वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर के अपनी जो सैटेलाइट वगैरह है या जो सेंसर है वहाँ तक पहुँचता है। यानी कि ये बीच में ट्रांसमिट होता है अपने एटमॉस्फेयर में से। तो ये एटमॉस्फेयर के साथ ये जो ईएमआर है वो किस टाइप से रिएक्ट करता है, यानी कि जैसे एटमॉस्फेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है या उसे स्कैटर्ड कर देता है या उसे रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर गुजरने देता है, ट्रांसमिट करने देता है। तो इस बारे में पूछ लेते हैं कि आखिर एटमॉस्फेयर है उससे कैसे इंटरेक्ट करता है। फिर इसमें क्योंकि हम लोग जो मेनली जो पुराना तरीका है कि हम लोग कैमरा यूज करते थे, तो कैमरा से रिलेटेड है, उसके जो एंगल है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर इसकी जो स्केल होती है जो फोटोग्राफिक पिक्चर है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अब क्योंकि पुराने टाइम पे तो हम लोग एरियल लेते थे तो उस टाइम पे ये चीज़ें चलती थी। आजकल हम लोग सैटेलाइट यूज करने लगे हैं तो सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे कि जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है। दोनों अलग अलग है, एक है जियो सिंक्रोनस, एक है जियो स्टेशनरी और एक होता है सन सिंक्रोनस। ऐसे 3 टाइप की सैटेलाइट है, 3 टाइप के सैटेलाइट के ऑर्बिट्स होते हैं। तो इनके बारे में पूछा गया है। फिर आपने सुना होगा कि हाइपर स्पेक्ट्रल जो सैटेलाइट है इसरो ने लॉन्च किया था, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि इस टाइप की मल्टी स्पेक्ट्रल या हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट वगैरह क्या है। लास्ट में एक पिलर आता है कि आखिर हमें जो रिमोट सेंसिंग करनी है वो किस रीजन में करना चाहिए, और फिर जो पिक्चर ली जाती है तो पिक्चर से जो डाटा गैदरिंग की जो तरीके हैं जिसे बोलते हैं फोटोग्रामेट्री, उससे आ जाता है। और सबसे जो लास्ट एंड का पिलर है अपना वो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जीआईएस। तो जीआईएस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अक्सर अपने आज के टाइम के जो क्वेश्चन है वो जीआईएस से सेपरेट नहीं पूछे जाते हैं, वो इस टाइप से पूछ लेते हैं कि आखिर रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को कंबाइंडली यूज करके हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से सीधे ज्वाइंटली क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक अपना रिव्यू हो गया है कि आखिर अभी तक क्या क्या आया हुआ है। अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, अब समझते हैं एक एक करके इन सभी चीज़ों को। तो इनमें सबसे पहले आएगा अपना रिमोट सेंसिंग के आखिर रिमोट सेंसिंग क्या होता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब है, यहाँ देखो शब्द समझो, एक है रिमोट, रिमोट का मतलब डिस्टेंस से, दूर से, सेंसिंग मतलब उसे सेंस करना, यानी कि वो सामने क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन निकाल लेना।
सो दूर से ही इंफॉर्मेशन गैदर करना विदाउट उससे फिजिकली कांटेक्ट किए। अब ऑब्वियसली आप या तो जैसे आप बैठे हुए हैं, साइड में बैठे हुए हैं, रोड पे कौन जा रहा है आप देख रहे हो कि ये बस जा रहा है या ट्रक जा रहा है, ट्रक है उसके 4 पहिए या 6 पहिए हैं, तो आप एक छत पे बैठे हुए हो और आराम से इस टाइप से डाटा गैदर कर रहे हो, तो ये एक रिमोट सेंसिंग ही हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप एक टाइप से कोई भी टेक्निक है, या रिमोट सेंसिंग क्या है, एक तकनीकी है, टेक्निक है जिसका पर्पज़ है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन है वो निकाल रहे हो। आप किससे निकालो, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस होगा आपके पास, जैसे कि कैमरा हो सकता है, लेजर हो सकता है, कोई और भी रडार वगैरह सिस्टम हो सकते हैं, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये 3 पॉइंट है अपने, जब भी आप डेफिनेशन लिखो कम से कम ये 3 पॉइंट होना ही चाहिए उस पर। ये 3 पॉइंट है, मतलब आपकी डेफिनेशन अगर इधर उधर भी जा रही है तो वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है रिमोट सेंसिंग, यानी कि किसी भी पॉइंट से इंफॉर्मेशन गैदर करना विदाउट उससे कॉन्टैक्ट किए, विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस। अब क्वेश्चन आते हैं कि रिमोट सेंसिंग के टाइप्स कितने होते हैं, या कितने टाइप की रिमोट सेंसिंग है। तो इसके बेसिस होते हैं कि आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट है वे ऑफ यूजिंग एनर्जी, उसमें होता है कि एक है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरी होती है पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव का मतलब है जैसे सपोज ये ड्रोन उड़ रहा है, ये किसी भी टाइप की एक टाइप की माइक्रोवेव रेडिएशन है जिसे बूम कर रहा है अर्थ सरफेस पे, और यहाँ से जब ये रेडिएशन स्कैटर्ड बैक होकर के वापस जा रहा है उसे ये सेंस कर रहा है। तो इस टाइप से इसका डाटा गैदरिंग करने में ये एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। पहले रेडिएशन को बूम कर रहा है सरफेस पे और वहाँ से फिर वापस डाटा गैदर कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अपना रडार होता है, रडार कहाँ पर लगा होता है, जैसे आजकल एयरपोर्ट वगैरह पे है तो पूरा रडार घूमता रहता है। आर्मी वालों का रडार है कि स्पेस में भाई कौन है, जो अपना स्काई है उसमें कोई कौन सा एरोप्लेन है, कौन सा फाइटर जेट है, कहाँ पर उड़ रहा है। ऐसे ही अगर नेवल में देखा जाए, वाटर में, तो वहाँ पर अपना सोनार होता है, या फिर आजकल लीडार का भी यूज़ होता है, लाइट का, इसमें लाइट को यूज़ किया जाता है, लाइट की अलग अलग वेवलेंथ है उसके हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो रडार है, सोनार है, लीडार है, ये क्या लगा है, ये जिस सिस्टम से अटैच होते हैं वो सिस्टम सामने बूम करेगा रेडिएशन, और रिफ्लेक्ट बैक के जो रेडिएशन वापस आएगा उससे ये डाटा गैदर कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग या एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक्टिव सेंसिंग। पैसिव का मतलब हम उसमें कोई एक्टिव एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं, हम जनरली जो अपनी नेचुरल सोर्स है एनर्जी के उन्हें यूज कर लेते हैं। तो वो जब सामने ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस जाते हैं उसी को हम सेंस कर लेते हैं और इस टाइप से अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो जाती है। तो ये रहा अपनी पैसिव रिमोट सेंसिंग। फर्दर जो बेसिस है वो है कि हम किस टाइप के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ये जो कैमरा है जिससे हम सेंस कर रहे हैं, जो डिवाइस है, जो सेंसर है, वो किस टाइप के प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यूज करते थे हाइड्रोजन हीलियम के बैलून। ये लगभग अपना जो 1890 के आसपास का जो था, इससे लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वार तक का जो टाइम है उसमें जनरली हम लोग इस टाइप के बैलून यूज कर लेते थे रिमोट सेंसिंग में। अपने यहाँ तो ये लगभग 1970-80 तक भी ये यूज करते रहे हैं, 80 लेट नाइट 1990 तक भी ये यूज हुए अपने यहाँ, क्योंकि ये सबसे सस्ते पड़ जाते थे। दूसरा है एरोप्लेन से। एरोप्लेन में जैसे हमने शायद 1960 के आसपास एक यूएस एक प्लेन खरीदा था डैकोटा के नाम से, डैकोटा। तो उससे हम लोग करते थे जो अपनी सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन सर्वे, तो वो भी डैकोटा प्लेन को यूज़ करके अपने देश का पूरा सर्वे करता था। बाद में अपने पास टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो फिर हम लोग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम पे आ गए हैं, जहाँ पर सैटेलाइट पे क्या है कि ये सैटेलाइट तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म होता है जो अपने आप को संभाल के चलता है, इसका इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। इसमें सेंसर रखा होता है, वो सेंसर ये पूरे काम करता है, जिस टाइप के सेंसर होंगे उस टाइप की ये सैटेलाइट काम करेगी। आज के टाइम पर ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आजकल मेजॉरिटी काम जो है वो धीरे धीरे ड्रोन पर आने लगे हैं। पॉसिबल है अभी तो जनरली अपने यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे कि पुलिस है वो ड्रोन को यूज़ करती है, लेकिन पॉसिबल है कि नियर 4-5-6 ईयर में हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी ये ड्रोन यूज करते दिख रहे हैं। स्पेशली जैसे कि फॉरेस्ट फायर है या जो वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग है, तो उसमें भी ये शायद यूज होने लगेंगे अगले 4-5 साल में। तो इस टाइप से रिमोट सेंसिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो कि बैलून पे है, एयरप्लेन है, सैटेलाइट है या ड्रोन है। तो आप इस टाइप से 4 टाइप से भी लिख सकते हो, या फिर इन्हें जो पुराना तरीका है जो अपनी किताबों में दिया जाता है कि एरियल रिमोट सेंसिंग है और स्पेस रिमोट सेंसिंग, तो इस टाइप से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई किसी में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
तीसरा जो टाइप है वो है कि आप किस टाइप के सेंसर्स को यूज कर रहे हो रिमोट सेंसिंग के लिए। जैसे कि एक है थर्मल रिमोट सेंसिंग। अब ये थर्मल रिमोट सेंसिंग पूछा गया है कि थर्मल रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि जो अपना स्पेक्ट्रम होता है, उसका एक पार्ट है थर्मल इंफ्रारेड रीजन। तो हम रिमोट सेंसिंग में उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, तो वो अपनी थर्मल रिमोट सेंसिंग है। अगर हम इस स्पेक्ट्रम का अगर जो माइक्रोवेव जो है अपना माइक्रोवेव रीजन की जो वेवलेंथ है उसको यूज करेंगे तो हम उसे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग बोलेंगे। और अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम को बोले यूज कर रहे हैं तो सीधा एक नॉर्मल रिमोट सेंसिंग बोल देते हैं, या विजुअल स्पेक्ट्रम रिमोट सेंसिंग बोल देते हैं उसे। तो इस टाइप से डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस है, जैसे कि थर्मल रिमोट सेंसिंग है, ये जैसे अपना सिटी है, अगर आपको ये देखना हो कि अर्बन हीट आइलैंड कहाँ पर कैसे बन रहा है तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जो नाइट विजन कैमरा है तो वो यहाँ पर बेटर तरीके से समझ में आ जाती है। या फिर अपन को जैसे कोल्ड एरिया है, वहाँ पर कोई आर्मी वाला है, वो अपनी उसमें जो स्नोफॉल है उसमें दब गया है, तो उसे ढूंढना हो तो ये जो इंफ्रारेड वाले हैं, थर्मल वाले हैं, ये हेल्प कर देते हैं। नाइट विजन कैमरा वगैरह में ये यूज होते हैं। लेकिन इसके थर्मल के साथ डिसएडवांटेज भी है। उसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अगर बीच में क्लाउड है, मॉइस्चर है, तो वो थोड़ी दिक्कत दे देती है, उतनी क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी अगर बीच में क्लाउड या जो अपना मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा आ जाए। उसके कंपेयर में जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है, इसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि रडार है, उसमें भी पूरा माइक्रोवेव ही यूज किया जाता है। ये इसके साथ पॉजिटिव ये होता है कि जैसे क्लाउड है, इसका बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जनरली जो अपनी क्लाउड है, हेज है, डस्ट है, इसका उस पर लगभग ना के बराबर इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि इम्पैक्ट पड़ता है, ध्यान रखना, इम्पैक्ट तो पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि जनरली जब अपने यहाँ मौसम ख़राब हो तो अपने जो टीवी चलती है घर में, क्योंकि आजकल हम सभी लोग डिजिटल जो डीटीएच आती है सैटेलाइट बेस्ड जो है उसी से चला रहे होते हैं। तो जैसे मौसम ख़राब हो जाता है अपने सिग्नल चले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट से जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था, बीच में क्लाउड ने उसे बर्बाद कर दिया। तो हालांकि माइक्रोवेव के लिए क्लाउड वगैरह चीज़ें बर्बाद कर देती हैं, लेकिन वो मेजोरिटी में बाय लार्ज उनका ज़्यादा कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। जब एक्सट्रीम कंडीशन हो तब ये दिक्कत आती है। अब इसको थोड़ा याद रखने के लिए मैं यहाँ पर जस्ट बताना चाहता हूँ, इसको अपने किसी पॉलिटिकल लीनिंगनेस से नहीं लेना है। पर्पज है कि जिससे लंबे टाइम तक याद रहे। जैसे कि रडार रिमोट सेंसिंग है तो इसमें कुछ शैडो जोन वगैरह भी बन जाते हैं, तो एक ड्रॉबैक है। जैसे कि अपने साथ यहाँ थर्मल रिमोट सेंसिंग के साथ पॉजिटिव था, तो इसका नेगेटिव क्या था कि क्लाउड वगैरह के टाइम पे ही समस्या खड़ी करता था। वैसे ही माइक्रोवेव के साथ समस्याएं क्या है कि इसके भी कुछ शैडो जोन हो सकते हैं। ये कोई जो हार्ड इस टाइप की स्ट्रक्चर हो उसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत दे देते हैं। एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि वो उस टाइम पे हमने जो पाकिस्तान के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उस टाइम पे हो हल्ला हुआ था मीडिया में कि नाइट में जा रहे हैं और बोला कि कोई बात नहीं, क्लाउड छपा लेंगे तुम्हारे प्लान को। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रहेंगी कि इस स्टोरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस पर्पज़ यही है कि इससे तुम्हें ये याद रहेगा कि क्लाउड है, एरोप्लेन है, जो आपके फाइटर जेट है, वो उनका माइक्रोवेव जो रडार है उससे छुप नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो है कि छुप नहीं सकते, एक अपने जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है उतने तक सही है। इसके बहुत सारे सब्जेक्ट में जब आप आगे जाओगे इसी में, तो बहुत सारे जो शैडो जोन है, ड्रॉबैक है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जो ऊपर से सुपरफिशियल जो नॉलेज है उसके हिसाब से क्लाउड का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो रडार जो है वो क्लाउड वाली कंडीशन में भी काम करते हैं। बस ये स्टोरी से थोड़ा याद रखने में आसानी हो जाएगा। इसके बाद एक और टाइप होता है अपने रिमोट सेंसिंग का। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मोनोस्पेक्ट्रल, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल। या कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले, अपने यहाँ इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिससे बोला गया था हाइसिस, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, इस टाइप से लॉन्च किया था। तो वहाँ पर कई बार समझ में नहीं आता था कि आखिर हाइपर स्पेक्ट्रल होता क्या है। तो देखो, अपने सैटेलाइट जो है यहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करने वाले सेंसर लगे होते हैं। अगर ये सेंसर सपोज केवल रेड कलर को कैच कर रहा है या केवल ब्लू कलर को ही कैच कर रहा है, यानी कि केवल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करने वाला ही इस पे सेंसर है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोस्पेक्ट्रल।
ये रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोट सेंसिंग तो कर रहा है, लेकिन वो केवल एक ही कलर को एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ के हिसाब से ही कर पा रहा है। अब इससे होता क्या है कि बहुत एक लिमिट से ज़्यादा क्लियर पिक्चर बनती नहीं है। मल्टी स्पेक्ट्रल का मतलब है ये काफ़ी वेवलेंथ को यूज कर रहा है। जैसे ये लगभग चार पाँच बैंड को ये यूज कर लेता है। जनरली सभी के सभी विजुअल स्पेक्ट्रम के होते हैं, लेकिन ये 4-5 बैंड को यूज़ करता है। जो हम लोग एकेडमिक्स टाइम पे जो इसकी पिक्चर को एनालाइज करते हैं, लगभग 1.5 से 2 GB के आसपास की एक पिक्चर होती है इमेजरी, जो सैटेलाइट की होती है, छोटी छोटी होती है। तो उसमें जनरली अपन को 4 बैंड मिल जाते हैं। वो सभी के सभी जो अपने विजुअल स्पेक्ट्रम के हैं, जैसे कि रेड है, ब्लू है, RBG जो है, और एक शायद येलो बैंड और रहता था। तो इस टाइप से 4 बैंड हुआ करते थे उसमें, इन्हीं को हम यूज कर लेते थे। तो ये है अपनी मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, यानी कि यहाँ पर 4 या 5 आपको बैंड मिल जाते हैं। तो वहाँ पर पिक्चर के साथ साथ एक कलर बैंड होते हैं। तो कलर बैंड को हम यूज करके एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। आगे देखेंगे कि समझ जाएंगे कि आखिर रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, तो उससे अपन आराम से डाटा मोनो के कंपेयर में ज़्यादा बेटर तरीके से निकाल लेते हैं। तीसरा आता है हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या होगा कि जैसे ये जो हम यूज कर रहे थे, ये सभी जनरली विजिबल स्पेक्ट्रम के थे। अपन यहाँ विजुअल स्पेक्ट्रम के साथ सपोज एक्सरे है, उसको भी यूज कर रहे हैं। इंफ्रारेड है, उसके भी सेंसर, यानी कि ऐसी सैटेलाइट है जिसमें 3-4 टाइप के सेंसर लगे हैं। अब ये ऐसा कर सकते हैं कि या तो सभी सेंसर अलग अलग फ़ोटो बनाएंगे, या फिर एक ही फ़ोटो बनेगी, सेंसर अलग अलग होंगे, और पूरी एक साथ सभी सेंसर्स का डाटा एक ही मैन थीम में जाएगा, और एक ही फ़ोटो पे वो सभी बैंड ओवरलैपिंग में होंगे। जैसे कि सपोज ये सैटेलाइट है और ये है हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर, यानी कि इसमें लगभग 7-8 यहाँ पर जैसे जितने भी कलर दिख रहे हैं वो सभी के सभी इसी में है। यानी कि यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर 10 बैंड है, 10 कलर बैंड है। वो अलग अलग हो सकते हैं, इंफ्रारेड, रेड, विजुअल, वो जो अपने 7 तो कलर होते हैं वो है, और फिर अदर भी बहुत सारे होंगे। तो ये क्या करेंगे कि हर एरिया का सभी बैंड अपने अपने हिसाब से उस एरिया की फ़ोटो लेंगे, और फिर बाद में जो मैन फ़ोटो आती है उसमें सभी बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके ये पिक्चर बनाएंगे। ये हाइपर स्पेक्ट्रल हो गई। अब इसका होता क्या कि ये जो कलर बैंड है, हर बैंड, जैसे यहाँ पर एक बैंड है वो सॉइल का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, दूसरा बैंड दूसरा टाइप का बना रहा है, तीसरा बैंड तीसरा टाइप का बना रहा है। इस टाइप से जस्ट 3 बैंड अलग अलग, एक ही पॉइंट का 3 बैंड अलग अलग टाइप से कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। तो उनका सबको मिला के एक वैल्यू खड़ी करते हैं हम लोग, एक वैल्यू बनाते हैं, सबका एक रिलेटिव कॉम्बिनेशन से। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपके पास 10 कलर की बाल्टियाँ, 10 बाल्टी रखी हैं जिसमें अलग अलग 10 टाइप के कलर भरे हुए हैं। आप एक 11वीं बड़ा सा एक बाल्टी लेके आते हैं, और जिसमें हर बाल्टी से कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे किसी से 5 ml, किसी से 10 ml, किसी से 15 ml, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में कलर उस नई वाली बाल्टी में, 11वीं बाल्टी में डालते हो। तो इस टाइप से ये जो कलर हैं वो एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में आपस में मिक्स होते हैं और एक वैल्यू जनरेट करते हैं। उस वैल्यू को बोलते हैं NDVI। इस वैल्यू से अपन बहुत कुछ निकाल लेते हैं, बहुत सारी जानकारी निकाल लेते हैं। आगे जाके समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती है। इसी में आजकल कुछ और भी क्वेश्चन आए हैं आपके, वो आए हैं सैटेलाइट बेस्ड, कि अपनी जो सैटेलाइट है, क्योंकि मेजॉरिटी तो वहीं से डाटा गैदर कर रहा है, तो सैटेलाइट पे आते हैं कि अपने आखिर जो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ऐसे तीनों टाइप की सैटेलाइट की पूछी गई है। यानी कि ये एक्चुअल में 3 टाइप के ऑर्बिट्स हैं। इन्हें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपके पिछले साल के जो क्वेश्चन है उन्हें आप आराम से कर सको। पहला है जियो स्टेशनरी। इसका मतलब है कि जैसे अपने पास जो अर्थ है, यहाँ पर ले लेता हूँ, ये अपनी अर्थ है, ये इसका रोटेशन का जो है वो अराउंड 24, लगभग 24 घंटे है, 24 आवर्स का है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका क्या होता है कि ऑर्बिट होता है बिल्कुल एलिप्टिकल, बिल्कुल सर्कल में होगा, ऑलमोस्ट सर्कल में, ऑलमोस्ट राउंड होगा, और उसका भी जो रोटेशन है इसके सराउंडिंग में वो भी होगा अपना 24 आवर का। तो इससे क्या है कि जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से ये सैटेलाइट घूम रही है। इसलिए हमें क्या लगता है, किसी भी पॉइंट पे हम जब भी देखेंगे ये सैटेलाइट हमें हमेशा 24 घंटे अपने ऊपर एक फिक्स
पॉइंट पे दिखती रहेगी। स्काई में हमेशा वो जैसे अगर आपके बिल्कुल ओवरहेड से आप अगर ऊपर हाथ करेंगे और अगर जैसे जनरली आपने देखा होगा अपनी जो छतों पे जो एंटीना लगे होते हैं टीवी के, वो थोड़े इक्वेटर की तरफ होते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे। लगभग पूरी आपकी कॉलोनी के सभी एंटीना उसी एंगल पे लगे होंगे, उसी साइड में लगे होंगे। तो सैटेलाइट जो है, जो टीवी वगैरह चलाते हैं, वो सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे साल भर हमेशा रहती है। तो ये है जियो स्टेशनरी, यानी कि सैटेलाइट जो है वो ऐसा लगता है कि जो अपना अर्थ है उसके कंपेयर में वो बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में है। दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी के साथ दिक्कत ये होती है कि इनको एक फिक्स डिस्टेंस पर रखना होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं शायद 36,000 किलोमीटर हाइट पर रखना पड़ता है। अब इतनी हाइट पे क्या कम्युनिकेशन जैसी चीज़ें तो चल जाती हैं, लेकिन अगर हमें सर्वेइंग करना है या फिर सपोज स्पाइंग करना है तो उसके लिए इतनी हाइट पे सैटेलाइट रखने से ये जो डिस्टेंस है वो उतना डाटा गैदर प्रॉपर नहीं हो पाता, यानी कि बहुत छोटे लेवल का डाटा गैदर नहीं हो पाता है। तो उस केस में हमें इस टाइप से करना होता है कि सैटेलाइट की थोड़ा जो डिस्टेंस है वो कम करनी पड़ेगी। तो फिर क्या करते हैं कि इस टाइप से मेंटेन करेंगे कि जो जैसे ये अर्थ हो गई और जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो थोड़ा इलिप्टिकल रखेंगे इस टाइप से। हालांकि इसका भी जो राउंड पीरियड है वो 24 घंटे ही होगा, 24 आवर्स ही होगा। और ये जो अपना अर्थ है, अपना जो रहा, इसका भी अपना 24 घंटे ही है। तो इस टाइप के इलिप्टिकल में क्या है कि एक तो हम इस टाइप से कर सकते हैं कि हमें स्पाइंग वगैरह करना हो तब हम यूज करते हैं, या फिर ऐसी कंट्री जैसे कि रसिया है वो अपने इक्वेटर पे नहीं है। अब इक्वेटर उनके पास बहुत दूर है, अगर वो इस टाइप की स्टेशनरी जो सैटेलाइट है उसे अगर लॉन्च कर देते हैं तो वो है इक्वेटर पे, तब वो उनके यहाँ के कम्युनिकेशन में कोई हेल्प करने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का इंटरफेयर होगा उनके लिए। अगर टीवी भी चलानी होगी उन्हें तो जो छतरी जो अपन थोड़ी टेढ़ी होती है अपनी, उनकी तो बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल हो जाएगी और पर कोई काम की है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा वेवलेंथ एटमॉस्फेयर से इंटरफेयर करेगी, जितना ज़्यादा मोटा जो अपना एटमॉस्फेयर की लेयर होगी उतना ज़्यादा इंटरफेयर करेगी उसमें। तो ये इस टाइप की इलिप्टिकल राउंड में कराते हैं। अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ साइंस टेक में कभी डिस्कस होगा तो बता दूंगा ये। तो बस ये है कि इसका भी जो ऑर्बिट है, आवर्तकाल जो है वो 24 आवर ही होता है, इसलिए इसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, यानी कि इसका भी जो सिंक्रोन है वो अर्थ के बराबर ही है। 24 आवर मतलब उसका भी 24 आवर। एक होती है सन सिंक्रोनस, ये जनरली पोलर ऑर्बिट होता है। सन सिंक्रोनस का मतलब है कि इसकी जो लोकेशन है वो हमेशा सन की तरफ होती है। ये इस टाइप के हम कुछ सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया का ही सर्वे करना चाहते हैं, लेकिन वो अब अगर अर्थ को राउंड मान लें और अर्थ को बिल्कुल स्टैग मतलब घूम नहीं रही है इस टाइप का मान लें, तो होगा क्या कि वो नेक्स्ट 6 घंटे तो आपकी एक साइड से निकली अर्थ की और 6 घंटे पीछे से निकलेगी और पीछे वाला कोई काम कर नहीं रहेगा। तो ये इस हिसाब से सेट किए जाते हैं। जैसे ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है ये सन सिंक्रोनस जैसे घूम रही है, यानी कि जिस साइड ये पहुंचती है उसी साइड सन पहुंचता है। ये बिल्कुल इस टाइप से काम कर देते हैं कि जैसे इसे थोड़ा साफ कर दूं इसको, इस टाइप से काम करेंगे कि जो से अपना ये अर्थ है ये राउंड करेगी और सन की कंडीशन है जो इसी साइड मान लेते हैं। तो जैसे जैसे जो सन है हम लोग अर्थ को घुमा लेते हैं, तो जैसे अर्थ ये घूमेगी, सैटेलाइट अभी यहाँ पर थी, सुबह हुई होगी जब ये पॉइंट जब है, जब दोपहर होगी यहाँ सैटेलाइट यहाँ आ जाएगी, जैसे ही शाम होगी सैटेलाइट इधर पहुँच जाएगी और अर्थ घूम के जब उधर पहुँचेगी ये सैटेलाइट उधर है। यानी कि जैसे जैसे सन मूव करता है ये हमेशा सन की डायरेक्शन में ही रहती है। अब इसमें पिक्चर में एक्चुअल में समझाना उतना आसान नहीं जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पिलर पे, वो आता है अपने रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी पे आते हैं, अक्सर सीधा सीधे से क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट ईयर 4 ईयर के देख लीजिए आप, लगभग 16, 17, 18, 19 कंटिन्यू आए हैं इस पर। अब क्वेश्चन कैसे हैं, या तो वो पहले रिमोट सेंसिंग पे पूछ लेते, आजकल रिमोट सेंसिंग और GIS को कंबाइन करके पूछ ले कि भाई फॉरेस्ट रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग में कैसे यूज होंगे, या फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज होंगे, या जैसे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में कैसे यूज होंगे। तो इस टाइप से घूम फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं।
तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट आएगा कि आखिर हमारा जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस है, इसमें रिमोट सेंसिंग ले लेते हैं, जीआईएस को आप आराम से ऐड कर लोगे इसमें, कि रिमोट सेंसिंग को हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं मैप बनाना हो फॉरेस्ट एरिया का, तो वहाँ पर आराम से यूज कर लेते हैं। कोई नई स्पीसीज की अगर डिस्कवरी करनी हो तो वहाँ रिमोट सेंसिंग कर लेते हैं। इसे समझने से पहले मुझे लगता है आपको पहले ये समझना लेना चाहिए कि आखिर ये जो रिमोट सेंसिंग है वो काम कैसे करता है। जब ये समझ में आएगा तभी कहीं जा कर के समझ में आएगा कि आखिर ये रिमोट सेंसिंग के हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर अपने प्रीलिम एग्ज़ाम में भी आ जाता है। तो यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि सपोज जैसे आजकल अपने यहाँ इसी साल 2020 में, पिछले साल टिड्डी दल ने अटैक किया था अपने यहाँ, और हमें ये देखना है कि अपने जो एरिया है वहाँ पर टिड्डियों का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। सो जैसे सपोज हमने एक सैटेलाइट ले ली, मल्टी स्पेक्ट्रम सैटेलाइट है, इसने एक पिक्चर खींची सैटेलाइट ने, तो ये अपने को 4-5 बैंड की एक पिक्चर मिल गई। करते क्या है कि जो अपना जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास जो सिस्टम है उसी को सिस्टम मान लेते हैं। तो अपने पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम में अभी ये फ़ोटो जो खींची है इसने, इसे ये थोड़ी पता है कि कौन से फ़ोटो में एग्रीकल्चर एरिया, कौन से जो अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से कौन सी एरिया एग्रीकल्चर वाला है, कौन सा फॉरेस्ट का है। तो अपन को देखना सपोज ये था कि अपनी टिड्डियों ने अपने फॉरेस्ट एरिया को कितना लॉस पहुँचाया है। तो क्या करेंगे, इस टाइप की एक मल्टी स्पेक्ट्रल वाली एक पिक्चर ले लेंगे, इसे डालेंगे अपने कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है जो इस टाइप की पिक्चर को एनालाइज करता है, उस सॉफ्टवेयर को समझाएंगे कि इस पिक्चर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। यानी कि ये पिक्चर जो होती है ना इस टाइप की सेंसर वाली, उसमें ऑलरेडी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए होते हैं। तो अपना सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस पिक्चर में जैसे अपने पास यहाँ राजस्थान का एरिया ले लेते हैं, उसका ये वाला जो एरिया है यहाँ पर टिड्डियों ने अटैक किया था, यहाँ के फॉरेस्ट एरिया पर उसे देखना था। तो ये पिक्चर क्या करेगी कि उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले जो अपना फॉरेस्ट एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया की ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से केवल उसी एरिया की जो फोटो होगी उसी को रखेगी, रिमेनिंग वाले को मार देगी डिलीट। अब देखते हैं आगे क्या करेगी ये। अब जैसे अपनी जो फोटो है, अपनी पिक्चर में आपने देखा हुआ कि पिक्सल होते हैं, तो ये क्या करेगा कि वहाँ का छोटे छोटे एरिया का ऐसे एक पिक्सल बनाएगा। ये पिक्सल आप ऐसे समझ सकते हो ब्रॉड तरीके से कि जैसे ये एक आपका पिक्सल हो गया, ये एक एरिया का पिक्सल हो गया। अब ये जो पिक्सल है ये एक स्पेसिफिक कलर बैंड होता है, यानी कि जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल लिया है तो यहाँ पर जैसे 4 कलर है, 4 कलरों का एक मिक्सअप करके एक अलग टाइप का एक कॉम्बिनेशन बना है, एक नंबर वैल्यू आई है, एक नंबर वैल्यू जनरेट हुई है। जैसे पहला एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा और चौथा, 4 कलर है। पहले की वैल्यू आई है 6, दूसरे की आई है 5, तीसरे की आई है 8 और इसकी चौथे वाले की आई है सपोज 3। तो ये 6583 एक वैल्यू जनरेट हुई है। इस वैल्यू को बोलेंगे हम NDVI, नॉर्मलाइज डिफरेंस बिल्डअप इंडेक्स। ये NDVI वैल्यू बोलते हैं इसे। अब हम करेंगे क्या कि इससे हमें ये तो मालूम पड़ गया कि यहाँ पर ये NDVI पड़ी है, और अगर कहीं सपोज ऐसे टिड्डियों ने अटैक कर दिया तो पहले की NDVI और दूसरी जो बाद की NDVI है इसमें फ़र्क पड़ा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली वो फ़र्क आता है। तो हम लोग करते क्या है कि जैसे यहाँ की पिक्चर है, पहले हमने पिक्चर ले ली, टिड्डियों ने अटैक किया, वहाँ पर ग्राउंड पे गए और उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला एरिया देख लिया, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मेजर कर लिया और देख लिया कि यहाँ पर टिड्डियों ने अटैक किया है। अब क्या करेंगे, जैसे एक तो 2 दिन पुरानी पिक्चर ले ली या 1 सप्ताह पुरानी पिक्चर ले ली और टिड्डियों के अटैक होने के बाद की पिक्चर ले ली। हमें पता है कि हम इस एरिया का NDVI हमें पहले मालूम था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पहले की वैल्यू सपोज ये थी, और यहाँ पर टिड्डियों के अटैक वाली वैल्यू ये है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया, सपोज जो कॉम्बिनेशन में डिफरेंस आया उसे हमने मेजर कर लिया। कंप्यूटर को कमांड देंगे और वो ये दिख लेगा कि इस टाइप का डिफरेंस कहाँ कहाँ आया है। तो जो जो एरिया में डिफरेंस आया वो बता देगा कि अच्छा इस पिक्सल में डिफरेंस आया है, यानी कि इस पिक्सल वाले एरिया में टिड्डियों ने अटैक किया है और वहाँ पर डैमेज पहुँचाया है। और ये जो पिक्सल की वैल्यू है, वो एरिया जो है पिक्सल का वो फिक्स होता है। सबको मालूम होता है कि जैसे एक पिक्सल बनता है 2 मीटर
बाय 2 मीटर का एक पिक्सल है, जस्ट सपोज एग्जांपल के लिए। तो इससे आप ये भी निकाल सकते हो कि आपके कितने एरिया में ये अटैक हुआ है, कितना बड़ा एरिया आपका डैमेज हुआ है, कितने एरिया में आपका फॉरेस्ट है, कितने में क्या है। तो इस हिसाब से हम टिड्डियों ने कितने एरिया को लॉस पहुंचाया है इसे मेजर कर सकते हैं। इससे और क्या कर सकते हैं, सपोज आप कहीं जाते हो, किसी एरिया में गए और आपको, या जस्ट एग्जांपल के लिए कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि देश में कितने एरिया में गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, वीट कितने एरिया में इस साल बोया गया है। अभी नवंबर निकला है, नवंबर के एंडिंग में बोते हैं, अभी जनवरी एंड हो चुकी है, तो कितने एरिया में ये बोया गया है, जिससे कि जब ये वीट की हार्वेस्ट हो अप्रैल में तो देश में फूड की शॉर्टेज ना पड़े। तो वो कैसे निकालेंगे, हम लोग इसी टाइप की एक पिक्चर निकाल लेते हैं, सीधी NDVI से पिक्चर निकलेगी और ग्राउंड पे जाके कोई एक फार्म पकड़ लेंगे हम एग्रीकल्चर वाला जिसमें वीट ग्रो हो रहा है, क्योंकि हर पिक्चर जो अपना वीट का जो पौधा है वो एक स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ को वापस स्कैटर्ड करेगा, वापस निकालेगा, और अपना जो कैमरा है वो हर एक टाइप की क्रॉप को उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के हिसाब से एक पर्टिकुलर NDVI का कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम क्या करेंगे कि ग्राउंड पे जा कर के एक पिक्सल को देख लेंगे कि यहाँ पर देख लेंगे कि फील्ड जो है अपना ग्राउंड जो है उस पर गेहूँ लगा हुआ है, यहाँ पर वीट लगा हुआ है, और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेजर कर लेंगे और यहाँ पिक्सल में देखेंगे कि यहाँ की NDVI की वैल्यू इतनी है, NDVI की वैल्यू सपोज 5673 है, और ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है ये वीट की है। तो हम इसे कमांड देंगे और इस वैल्यू के जितने भी पिक्सल होंगे तो वो पूरे देश के एरिया में से जितने भी पिक्सल इस वैल्यू के होंगे वो बता देगा कि इतना एरिया है इस पिक्सल का, यानी कि इतना एरिया है जिसमें गेहूँ जो है, वीट जो है वो बोया गया है। तो इस टाइप से हम वीट को निकाल सकते हैं, कितने एरिया में वीट है, कितने एरिया में राइस है, कितने एरिया में शुगर कैन बोया गया है। या फिर पहले और बाद में हम कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है उसे समझ सकते हैं, फ्लड कहाँ पर आया हुआ उसका इम्पैक्ट है उसे निकाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप इस कॉम्बिनेशन से अपने पिछले साल के जो UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन है अगर उन्हें भी लगाओगे तो आप आराम से समझ सकते हो कि हाँ ऐसे किया जा सकता है। तो अब समझते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि आखिर जो अपना रिमोट सेंसिंग है इसका हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कैसे एप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि कोई नई स्पीसीज है उसकी डिस्कवरी करनी हो तो कैसे होगा, हम हर एक पिक्सल को देखेंगे और अपनी जो नॉन स्पीसीज है उनकी फ्रिक्वेंसी को हम एक बार आइडेंटिफाई करवा देंगे कि ये स्पीसीज है, अपने इसे जानते हैं, इसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ये है, इसकी NDVI वैल्यू ये है, इसकी NDVI वैल्यू ये है। सपोज अपने पास जंगल है, वहाँ पर 500 पेड़ है, 500 की NDVI एकदम पकड़ा दी। अब क्या करेंगे, कंप्यूटर में बस वैल्यू डाल देना है तो कोई नई वैल्यू जैसी मिलेगी वो बता देगा कि भाई ये 4-5 कुछ नई वैल्यू मिली है, आप इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पिक्सल पे आप जाइए और देखिए वहाँ पर क्या कोई नया पेड़ है। इस टाइप से हम नई स्पीसीज की डिस्कवर करने में या कोई ट्री स्पीसीज है उसकी आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प हो सकती है। ये हमें क्वांटिटेटिव मेजर्स दे सकती है, जैसे कितने एरिया में फॉरेस्ट है, कितने एरिया को पहले फॉरेस्ट था वो डिफॉरेस्ट हो गया है, ये क्राउन क्या है, तो इस टाइप की चीज़ों में हेल्प कर देता है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन में भी ये हेल्प कर सकता है, जैसे कि अभी कोशिश चल रही है कि फॉरेस्ट जो सर्टिफिकेशन है उसमें मेरा जो फार्म है, मेरा फार्म जंगल से 40 किलोमीटर लंबा है, मेरे में पेड़ खड़े हुए हैं, तो मैं पेड़ खड़े हुए हैं इसके लिए डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दूं, वहाँ से 4 लोग आए मेरे फार्म में आकर के देखें कि हाँ भाई पेड़ खड़े हैं, फर्स्ट सर्टिफिकेट इशू करें। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी के इशू है। तो इसमें फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन में क्या है कि मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करूँगा, वो जो पिक्चर है सैटेलाइट बेस्ड है उससे डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है इसका ये एरिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उससे वो GIS जैसे एप्लीकेशन से डाटा उठा लेता है कि हाँ ये एरिया इसी के नाम से है, यही उसका ओनर है और इसके ऊपर फॉरेस्ट लगा हुआ है और ये फॉरेस्ट को काटना चाहता है। तो वो फिर वहाँ से ऑनलाइन ऑटोमेशन के थ्रू ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा और उस सर्टिफिकेट को मैं यूज कर सकता हूँ अपने पेड़ों को काटने के लिए। तो इस टाइप से फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है उसमें यूज हो सकता है। ये कहीं की स्टैंड की स्ट्रक्चर है, फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है उसको समझना हो, उसके हैबिटेट में कैसे चेंजेज आ रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कैसे उसमें बदलाव कर रही है, इन सारी चीज़ों को समझना हो तो ये अपन आराम से यूज कर सकते हैं इसे। फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी है, वेटलैंड है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है, डायनामिक्स का मतलब
वेटलैंड जो है उसमें समय के साथ किस टाइप के बदलाव आ रहे हैं उन्हें समझने में है, या कार्बन साइकिलिंग की कोई मॉडलिंग बनाना कि आखिर जो कार्बन साइकिल है वो किस टाइप से वर्क कर रही है, उसका एक प्रॉपर मॉडल बनाना जिससे हम उसकी जो साइकिलिंग है उसे और एफिशिएंट तरीके से समझ सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें कि इकोसिस्टम कैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में से यूज कर सकते हैं। आगे भी चीज़ें हैं वो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ही है, जैसे कि इन्वेसिव स्पीसीज है उनको मैनेज करना, तो वो भी इसी का पार्ट है। बस पर्पज ये है कि अगर कभी आपसे सेपरेटली क्वेश्चन आ गया तो आप सेपरेटली उन्हें डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज आपको वो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लिखा जा सकता है। जैसे कि इन्वेसिव स्पीसीज को मॉनिटर करना है, फॉरेस्ट फायर मॉनिटर करना है, फॉरेस्ट कवर मॉनिटर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं। या आजकल जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें ड्रोन के थ्रू हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट गार्ड है वो पेट्रोलिंग को जाता है, वहाँ पर हम ड्रोन के थ्रू पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो भी मैनेजमेंट में आ जाता है। अब जैसे अगला देख लेते हैं अपने, जैसे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, हमें ये समझना है कि वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट कैसे होता है। तो वो पहले पॉसिबल नहीं था, आजकल पॉसिबल हो गया। जैसे कि ये सपोज एक अमूर फाल्कन है, इसे मणिपुर में अपने यहाँ पकड़ा गया और इसे छोड़ दिया गया। अब इसका पैटर्न क्या है कि अपने यहाँ अमूर जो है, अमूर रिवर जो है, जैसे चाइना है, चाइना रसिया का जो ईस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पर है अमूर वैली, अमूर रिवर है उसकी वैली है, वहाँ से उड़ता है और वहाँ से उड़ते हुए अपने यहाँ जाता है मणिपुर होते हुए, इधर से महाराष्ट्र के ऊपर से होके अफ्रीका तक जाता है। तो इन्होंने मणिपुर वालों ने ये नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर से निकलता है, तो मणिपुर वालों ने इसे पकड़ लिया, इसके लगा दिया ट्रैकिंग। अब इसे सैटेलाइट से जीपीएस लोकेशन से टैगिंग करते रहे कि भाई ये कितने दिन में यहाँ से गया और वापस आ गया। तो ये देखो इतने 29,000 किलोमीटर जर्नी करके वापस आ गया। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि कोई बर्ड है या कोई एनिमल है उसका क्या माइग्रेशन का पैटर्न है, ये पहले नहीं निकल पाते थे, लेकिन अभी ये जो जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, उससे ये पॉसिबल हुआ है। अगर आपको इस स्टोरी को डिटेल पढ़ना है तो आराम से इस पे पीपीटी पे ये लिंक दी है, क्लिक करके आप इसे और डिटेल जा सकते हो। फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी वाला मुद्दा है कि हाइड्रोलॉजी को अगर प्रॉपरली समझना है हमें, या कार्बन साइकिलिंग की जो मॉडलिंग है उसे और इफिशिएंटली समझना हो, जिससे कि हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को और प्रमोट कर सकें, तो वहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। एक और आज के टाइम पे मुद्दा है कि अपनी जो फॉरेस्ट है उनके सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है ही, उसके साथ साथ ये जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गई हैं। इनके साथ दिक्कत है कि ये जब अपने यहाँ इन्वायरमेंट जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें एंट्री करती है, तो इनके कोई अपने यहाँ कंट्रोल करने वाले या इनको ख़त्म करने वाले कोई इंसेक्ट पेस्ट होते नहीं हैं, तो इन पे कोई लॉस होने वाला नहीं है, यानी कि इन पे बीमारियाँ कोई लगने वाले हैं नहीं। नया नया एनवायरनमेंट होता है तो बिल्कुल मस्त तरीके से ग्रो करती है, और इसका रिजल्ट होता है कि नेटिव स्पीसीज को ये रिप्लेस कर देती हैं इकोसिस्टम से और खुद वहाँ पर टिक जाती हैं, जिससे अपना लोकल इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। तो अगर इस टाइप की जो स्पीसीज है इनकी जैसे फॉरेस्ट एरिया में एंट्री है, उसको समझना है कि कैसे ये स्पीसीज अपने लोकल इकोसिस्टम में एंट्री मारती हैं, कैसे वहाँ के लोकल इकोसिस्टम के जो हैबिटेट है उसमें अदर स्पीसीज को रिप्लेस कर देती हैं, कैसे उसका हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर लेती है। और फिर कहीं का भी कोई भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, वहाँ का जो हैबिटेट है वो कैसे चेंज हो रहा है इन स्पीसीज के इम्पैक्ट से। जैसे कि लैंटाना कैमरा वगैरह ले लेते हैं हम लोग, और दो भी हैं जैसे कि पार्थिनियम है, कई बार सुना होगा, गाजर घास है, धीरे धीरे जंगलों में एंट्री कर रही है। पौंड के केस आए होंगे, वाटर हाइसिंथ का जो केस है कि पौंड में ये एंट्री मार रहा है धीरे धीरे। तो इस टाइप से जो इन्वेसिव स्पीसीज है उनको मॉनिटर करना, उन्हें समझना कि कैसे इकोसिस्टम को रिप्लेस कर रहा है, जिससे अगर आपको समझ में आएगा तो आप बेटर तरीके से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ भी रिमोट सेंसिंग काम आती है। एक और इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग। आजकल हम लोग इसे जैसे फायर अलार्म सिस्टम है, इसका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो यूज़ करता है फायर अलार्म सिस्टम, इसका 3rd एडिशन आया है, तो वो भी ये रिमोट सेंसिंग से ही यूज करते हैं। इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आखिर कैसे करता है। ये स्टार्टिंग जो है वो हुई थी एमपी के जो है कुछ इंजीनियर थे, या ये बोल सकते हो कि आज के टाइम पे अपने यहाँ जो फॉरेस्ट्री में इंजीनियर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो एंट्री हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिसी में एक रीज़न ये भी था कि हम लोग फॉरेस्ट्री में नई नई टेक्नोलॉजी को या इस टाइप की जो टेक्नोलॉजिकल जो माहौल है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे फॉरेस्ट जो है
वो प्रिमिटिव जो हमारा पहले वाला एम था उसके कंपेयर में हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि इसकी जो नासा है उसकी एक सैटेलाइट थी, वो पूरी दुनिया की हर 6 घंटे बाद एक पिक्चर दे देती है। और वो नासा की एक इस सैटेलाइट का एक पर्टिकुलर वेब पेज है, उस वेब पेज पे मिल जाती है। आपने यहाँ क्या किया कि कुछ है एमपी में उस टाइम पे था 2002-3 के आसपास का, जो कुछ इंजीनियर थे जो सॉफ्टवेयर फील्ड में समझते थे और आईएफएस बने थे। इन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं कि अपने जो डिपार्टमेंट में कबाड़ पड़ा हुआ है, यानी कि जो पुराने डेस्कटॉप पड़े हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ये नासा की इस टाइप से सिस्टम बनाया है इन्होंने कि नासा की वेबसाइट पे जैसे ही वो पिक्चर अपलोड होती थी आफ्टर 6 आवर, ये उस पिक्चर को, इनका सिस्टम उस पिक्चर को उठाता था। अब क्योंकि जो पिक्चर है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ दिया होता है, तो ये क्या करते थे, इन्होंने उस पिक्चर में जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसे समझाया सॉफ्टवेयर को कि भाई ये एमपी वाला एरिया है और एमपी में ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला जो एरिया है इसमें अपना फॉरेस्ट है। तो वो पिक्चर सॉफ्टवेयर क्या करता था, उस पिक्चर में केवल ये जो एरिया जो समझाया गया है, जिससे उसे पता है कि ये एरिया है जिसको हमें डाटा कलेक्ट करना है, केवल उसी डाटा को गैदर करता था, रिमेनिंग को हटा देता था। अब ये करता क्या था कि इस एरिया का जो है पूरे एरिया का बनाएगा NDVI, मतलब हर एक छोटे छोटे पिक्सल का वो एरिया का एक इस टाइप से पिक्चर बनाएगा। किसी भी पिक्सल में कोई भी चेंज होता था तो हर 6 घंटे बाद उस पिक्चर की वैल्यू में कोई चेंज हो रही वो बता देता था। तो इन्होंने डिनोट किया, उसे समझाया कि अगर फॉरेस्ट फायर लगती है तो पिक्सल में इतना लेवल पे चेंज आ जाता है। तो जैसे ही वो चेंज यहाँ आया, अगर एमपी का जो पूरा एमपी का फॉरेस्ट एरिया है उस पूरे सॉफ्टवेयर में पूरा डला हुआ है, अब एमपी में कहीं भी फॉरेस्ट फायर लगी तो अगले 6 घंटे बाद वो पिक्सल में चेंज आने वाला है। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर में को वो सिस्टम में वो जो डिफरेंस है वो डिटेक्ट हुआ, वो क्या करता था कि उस पर्टिकुलर पिक्सल को जो भी बीट है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड है जो सबसे नीचे होता है, जो भी फॉरेस्ट गार्ड है सीधा उसके मोबाइल पे मैसेज जाता था। उसके बाद उसके ऊपर जो रेंजर है, उसके ऊपर जो DFO ACF है, उसके ऊपर DFO है, तो DFO से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक सभी के मोबाइल पे धड़ाधड़ इस टाइप से मैसेज चले जाते थे। तो ये इस हिसाब से इन्होंने एक टाइप से अलार्म सिस्टम खड़ा कर दिया। कई बार क्या है, पहले फॉरेस्ट गार्ड को पता नहीं पड़ता था कि कहीं जंगल में आग लग गई है, लेकिन इस सिस्टम से वो आराम से सबको पता पड़ने लगा और एक ट्रांसपेरेंसी हो गई। बाद में जब इसे अवार्ड मिल गया इस सिस्टम को, तो फिर बाद में इस पूरे सिस्टम को ट्रांसफ़र कर दिया, एक टाइप से अपडेट कर दिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इस सेंटर के अंदर बना डाला इन्होंने। और अब ये थोड़ा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करके अब ये पूरे देश पे अप्लाई कर दिया। तो ये एक टाइप से रिमोट सेंसिंग कैसे फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग में काम करती है, ये एक बेसिक आइडिया समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल बाद एक रिपोर्ट बनाती है, जिसे बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। वो भी कि अपने पास जो फॉरेस्ट एरिया है वो आज कितनी है, फॉरेस्ट कवर कितनी है, अगले 2 साल बाद कितनी होगी और उसके 2 साल बाद कितनी होगी, तो वो हर एक को मॉनिटर करता है। कहीं पे कम हुई है तो क्यों कम हुई है, कहीं बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, तो ये इस टाइप से कवर को पूरा मॉनिटर करता रहता है। इसमें नेक्स्ट आता है अपना कि और भी चीज़ें हैं इसमें, कि जैसे इकोसिस्टम और लैंडस्केप है उसकी मॉडलिंग करना है, कहीं टेरेन है उसको एवेल्युएट करना, वेटलैंड डायनेमिक्स पढ़ ही लिया कि कैसे करते हैं इसे। लैंड यूज या लैंड कवर मैपिंग में कोई चेंज आ रहा उसे देख लेते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडीज है वहाँ यूज कर लेते हैं। हालांकि आजकल हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जैसे अभी आजकल एग्रीकल्चर में तो करने लगे, लेकिन पॉसिबल है नियर फ्यूचर में, शायद है जब तक आपकी सर्विस स्टार्ट होगी 2-3 साल में, हम लोग फॉरेस्ट फायर में पॉसिबल है तो ड्रोन को यूज़ करने लगेंगे फॉरेस्ट में। या फिर जैसे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, अच्छा एरिया है जहाँ पर इन्हें हम यूज कर सकते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ है तो वहाँ पर ड्रोन को हम इस टाइप की पेट्रोलिंग में यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर तो शुरू हो चुका है, अपने यहाँ भी होना बचा है। तो यहाँ तक जो रिमोट सेंसिंग के यूजेस थे वो हम समझ चुके थे। रिमोट सेंसिंग कैसे वर्किंग करती है इस चीज़ को भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि कैसे करती है ये। अब आता है अपना नेक्स्ट पिलर के आखिरी, ये जो रिमोट सेंसिंग है मेनली तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं जाना है,
ये आपको मालूम है कि इस टाइप का फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, अपनी जो भी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो इस टाइप के बैंड में डिवाइडेड होता है। बस इतने से बहुत है, अपन को ज़्यादा डिटेल की जाने की यहाँ ज़रूरत है नहीं। तो एक तो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है कि यानी कि वो फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों फ्रिक्वेंसी है। अब होता क्या है कि जब ये रेडिएशन सन से आएगा तो अपने एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा। ये अर्थ हो गई, ये अपना सन हो गया, ये अपना एटमॉस्फेयर हो गया। सन से जब आएगा तो एटमॉस्फेयर में इंटर करके अर्थ पे आएगा और टकरा करके वापस यहाँ अपनी सपोज सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को पकड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर पे एक तो यहाँ पर इंटर किया, एक यहाँ किया, तो एटमॉस्फेयर उसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन क्या कर सकता है, या तो उसे एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर उसे स्कैटरिंग कर सकता है, यानी कि वो इधर से इधर जा रहा था लेकिन यहाँ पर टकरा के उसे इधर भेज दिया या इधर भेज दिया, या फिर एक को डिवाइड करके 3-4 पीस में डिवाइड करके उसे स्कैटरिंग कर दिया। स्कैटरिंग के 4 टाइप होते हैं, उन्हें पढ़ने की यहाँ ज़रूरत है नहीं। एक है ट्रांसमिशन कि भाई कोई बात नहीं, जा रहा है जाने दो इसे, या रिफ्लेक्ट कर देना, यानी कि इधर से जा रहा था और उसे बोल दिया वापस जाओ, तो या तो रिफ्लेक्ट कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, स्कैटरिंग कर दिया, ट्रांसमिशन कर दिया। तो इस टाइप से एटमॉस्फेयर उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। यहाँ तक अपना बहुत है, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है नहीं। मेन मुद्दा आता है कि अपनी रिमोट सेंसिंग जनरली जो पुराना टाइप का है वहाँ पर कैमरे यूज किए जाते थे। तो कैमरे वगैरह के देख लेते हैं कि भाई कैमरा जो है उसके टाइप कितने हैं, तो वो देख सकते हैं कि कितने टाइप, एक कैमरा समझ लो या सेंसर समझ लो, दोनों एक ही बात है कि जो कैमरा है वो किस टाइप के बैंड को यूज करता है, इंफ्रारेड को है, माइक्रोवेव को है, विजुअल रेडिएशन को है, उसके हिसाब से रिमोट सेंसिंग हो जाती है कि जैसे इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है, या विजुअल स्पेक्ट्रम रिमोट सेंसिंग है। तो इस टाइप से इनके टाइप के हिसाब से हो जाता है। अब आजकल तो यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले जब हम लोग एरियल रिमोट सेंसिंग करते थे, यानी कि जो एयरप्लेन है उसमें बिठा कर, उसमें एक कैमरा है उसे रख करके हम लोग जब फ़ोटो ली जाती थी तो उस टाइम पर उसमें कुछ समस्याएं आती थी। तो उसमें 3 वो आते थे कि लेंस जो है उसके क्या एंगल है। जैसे एरोप्लेन चल रहा है, लेंस बिल्कुल नीचे दिख रहा है तो इसे बोलते थे वर्टिकल लेंस है इसमें, या वर्टिकल रिमोट सेंसिंग बोल लो इसे। दूसरा है थोड़ा तिरछा है, ये लगभग 45 डिग्री तक हो जाता था तो इसे बोलते थे हम लो ऑब्लिक। लगभग ये 45 से ऊपर हो जाता था, लगभग 50-60 तक हो जाता था तो ये है हाई ऑब्लिक। इस टाइप से भी एंगल बनते थे लेंस के, उसके हिसाब से भी कई बार इसे बांट लेते हैं। फिर इसमें एक आता था कि अपनी जो पिक्चर्स हैं उनकी स्केल क्या है। स्केल का मतलब होता है कि आपने फ़ोटो जो है, जैसे हम लोग इस टाइप की स्केल लिखी होती है कि ये स्केल क्या होती है, तो स्केल किस फैक्टर पर डिपेंड होती है वो फैक्टर पढ़ ही लोगे, नॉर्मल सी चीज़ है। मेन मुद्दा इसमें एक आता था, आजकल तो नहीं आता, पुराने टाइम पे क्वेश्चन आया था कि जो फ्लाइंग हाइट है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग एयरप्लेन से करते थे, जैसे डैकोटा वगैरह था, तो इसमें बोला था कि ये जो फ्लाइंग हाइट है वो पिक्चर की स्केल को कैसे इम्पैक्ट देता है। तो बस उसे समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक एरोप्लेन है, ये उड़ रहा है यहाँ पर अपने 5000 मीटर पे। अब यहाँ पर इसकी फ्लाइंग हाइट ये है और यहाँ पर ये रखा हुआ है कैमरा, ये इसका फोकस है। अब इसे समझो कि यहाँ पर कैमरे का लेंस है, ये लेंस ये अपना मेन पॉइंट है, फोकस है। इस फोकस पॉइंट से कैमरे की डिस्टेंस ये समझ लेता हूँ मैं 20 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से लेके ये जो अपनी सरफेस है अर्थ जो है ये कितनी है, यहाँ से ये है 5000 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे, तो इसकी जो स्केल है वो क्या आएगी, 20 का रेशियो जो है इधर आएगा 5, ये आ रहा है रेशियो, 0 से 0 काट दो तो इसका रेशियो अपना ये वाला बना। अब इनने बोला कि सपोज यहाँ पर अपने बीच में पहाड़ी आ जाती है, पहाड़ी मतलब कितनी है, सपोज 2000 मीटर की पहाड़ी आ गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 3000 मीटर की बची, क्योंकि ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, 2000 की तो पहाड़ी आ गई, तो ये डिस्टेंस है वो यहाँ से ये 3000 की ही बची। अब अगर 5 की जगह मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो स्केल जो है वो पहले के कंपेयर में डिफरेंट आ गई। पहले जहाँ पर 2:5 और 4 जीरो की थी, अब स्केल आ गई 2:3, यानी कि ये है, ये स्मॉल स्केल है, ये थोड़ी एकदम लार्ज स्केल है। तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ये जो हाइट है,
हाइट से यहाँ पर स्केल में फ़र्क आया, लेकिन अगर हम जितनी ये हाइट बढ़ा देंगे, अगर हम इसे बहुत ज़्यादा हाइट ऊंचाई पे लेके बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लेके चले जाए, तो यहाँ पर जैसे स्केल में ही जो है यहाँ पर फ़र्क देखोगे लगभग अपने ये 50% मान लो, जस्ट है 50% मान लेता हूँ। इसका 5 का 2,500 होता है, लेकिन यहाँ 3,000 को भी हम 3 को भी 50% मान लेते हैं, यानी कि यहाँ जो अपनी स्केल है वो एकदम जस्ट हाफ में डिफरेंस आया है। लेकिन अगर हाइट हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लेके चली जाए तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम आ जाता है। इस वजह से अपने जो एरोप्लेन वाले जो पिक्चर्स हुआ करती थी उनमें समस्याएं आ जाती थी ए स्केल की वजह से, जबकि जो अपनी सैटेलाइट वाली हैं उनमें हाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसमें ये हाइट ऊंचाई नीचाई का कोई खास फर्क रहता ही नहीं है। एक और इसी टाइप से जैसे फ्लाइट वाली जो अपनी एक तो फोटोग्राफिक पिक्चर होती है, ये जो लेते हैं तो फोटो लेते हैं, आपने देखा होगा अपने यहाँ पटवारी जो है वो एक मैप सा लिए रहता है, और आजकल जो इस टाइप का मैप बनाता था, और एक जो अपने सैटेलाइट से इस टाइप की इमेजरी निकाल लेते हैं। तो इनमें भी वो डिफरेंस पूछ लेते हैं कि आखिर जो अपनी एरियल फोटोग्राफ है और जो अपनी मैप बनते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो इसे जो है एरियल फोटोग्राफ है, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव मतलब इसमें क्या होता है कि आप जो भी नीचे ग्राउंड पर रियलिटी में जो देखते हैं वो बिल्कुल उल्टा बन जाता है, और उल्टा और छोटा बनता है। जबकि ऑर्थोग्राफिक का मतलब जो भी यहाँ पर आप देखते हैं वो बिल्कुल सीधा बनता है, बस साइज छोटा होगा लेकिन वो बिल्कुल सीधा होगा। यहाँ अगर वो राइट में है तो वो इधर भी राइट में ही बनेगा, जबकि इसमें क्या होता था फोटोग्राफिक में, राइट वाला इधर लेफ्ट में चला जाता था, यहाँ इसका राइट इधर होता था, लेफ्ट इसमें फुट में उल्टा हो जाता था लेंस की वजह से। दूसरा इसमें और भी डिफरेंस है, इसके डिफरेंस जस्ट पढ़ लेना, क्योंकि इसमें क्या है मैप में क्या होगा, जैसे अपने पटवारी ये गाँव में है तो मैप के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें अगर वो ये दिखाना चाहता है रोड कितना है तो उसके मैप में ये रोड मिलेगा, उसके में बिल्डिंग दिखाना चाहता है तो केवल बिल्डिंग मिलेगा। यानी कि जो जो डाटा उसे रिक्वायर है केवल मैप में वही डाटा होता है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं होती है। जबकि पिक्चर में क्या आपको दिखाना तो है सिटी में बिल्डिंग कितनी कितनी है, लेकिन आपको इसके अलावा कहाँ जंगल है, कहाँ पर लाल पीला पुता है, कहाँ पर ग्रास लैंड है, कहाँ पानी है, सब कुछ नेसेसरी और अननेसेसरी दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, जबकि इसमें केवल नेसेसरी चीज़ें ही मिलती हैं मैप में। दूसरा पिक्चर में यह है कि यहाँ पर जो भी व्यू होता है वो अपना 3D होता है, जबकि इसमें अपना जो भी व्यू होता है वो 2D होता है। इसका एक बार जो डिफरेंस है उसे समझ लेना तो आराम से चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक लास्ट में और देख लेते हैं, एक नेक्स्ट पिलर आता है अपना कि आखिर जो हम फ़ोटो खींचते हैं यानी कि जो एरियल सर्वे करते हैं वो किस सीजन में करना चाहिए। सीजन ऑफ फोटोग्राफी के नाम से टॉपिक है कि किस सीजन में करना बेहतर होता है। तो देखो अपना बड़ी ज्योग्राफी है, देश काफ़ी बड़ा है, तो इसके अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग सीजन सूटेबल होते हैं। क्योंकि अगर जैसे अपन नॉर्थ इंडिया में देख लें, अगर अप्रैल के टाइम पे आप करना चाहते हो, अप्रैल से जून के बीच में, तो उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में क्या गर्मी पड़ रही होती है, मस्त लू चल रही होती है। उसका रिजल्ट होता है कि यहाँ पर जो एयर है उसमें डस्ट बहुत होती है, तो फ़ोटो आपकी क्लियर नहीं आती है। मानसून के टाइम पे तो ऑलमोस्ट अपने पूरे देश पे भाई बादल है, तो उस टाइम पे भी कोई फ़ोटो मिलने वाली नहीं है। बाद में सर्दियों के टाइम पे अपने यहाँ जो हिमालय रीजन है उसमें हो जाती है बर्फ़बारी, तो वहाँ पर भी अगर अपन फॉरेस्ट सर्वे वगैरह कर रहे हैं, वैसे नहीं, यहाँ पर पर्पज़ अपना फॉरेस्ट सर्वे का है, और फॉरेस्ट सर्वे में भी बेसिकली कि ट्री स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सको, तो उस टाइम पे हिमालय रीजन में स्नोफॉल हो गया तो सब कुछ कवर हो जाता है, तो फिर कुछ पता पड़ता नहीं है। तो जनरली अगर ओवरऑल देखा जाए कि हमें कब सर्वे करना चाहिए, तो अपने जो मेन पेनिनसुलर रीजन है उसमें अक्टूबर से फरवरी के बीच में करते हैं, और जो कोल्ड जो अपने हिमालय रीजन है उनमें जनरली हम लोग अपने जो अप्रैल है उसके बाद कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनके यहाँ फेवरेबल सीजन आता है, और ख़ासकर तब करते हैं जब वहाँ के जो पेड़ हैं उसमें फ्लावरिंग आ रही हो। जैसे फ्लावरिंग से क्या है कि एक जो स्पेक्ट्रम है वो सही से पकड़ में आ जाता है, और आइडेंटिफाई करना, उन्हें प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है दिख रखा है कि कब हम कब करेंगे, तो इसे पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब नेक्स्ट आता है एक टॉपिक है फ़ोटो इंटरप्रिटेशन। देखो आज के टाइम पे तो चीज़ें सॉफ्टवेयर से हो जाती हैं, लेकिन पुराने टाइम पे हमें फ़ोटो से बहुत कुछ निकालना पड़ता था। अब क्योंकि सिलेबस अपना IFS वाला अभी भी वही पुराने वाले घिसे पिटे हैं, तो हमें वही चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। तो पहला ये जो टॉपिक है फ़ोटो इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब है कि हमें पिक्चर देख के
बहुत सारे डाटा जनरेट करने होते थे। जैसे सैटेलाइट है, उसने एक ये पिक्चर अपनी निकाल दी। अब आपसे पूछा जाए कि इस पिक्चर से आप क्या क्या समझ सकते हो, तो पहले तो हमें पिक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक जो कैरेक्टर हैं, आप डाटा तो बाद में निकालोगे, आप इसमें ये निकाल सकते हो, स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छा ये इसका जो बैंड है ये अलग अलग आ रहा है, तो ये कोई एक स्पीसीज हो सकती है, ये वाली ये एक स्पीसीज है। दूसरी आपको यहाँ पर ये अलग अलग दिख रही है, यानी कि ये जो है ये कोई दूसरी स्पीसीज है, यानी कि आप दो स्पीसीज यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरा ये है, क्योंकि ऐसा क्यों कर सके, क्योंकि हर एक जो है इसका जो अपना कलर है उसका कॉम्बिनेशन एक अलग टाइप का, एक डिफरेंट टाइप का कलर बन रहा है। तीसरा इसमें अगर आपको सपोज कई बार ये होता है कि एक स्पीसीज को आप समझते हो कि ये नदी के किनारे वाले रीजन में ये स्पीसीज ग्रो होती है, तो आप थोड़ा समझ सकते हो कि अच्छा ये स्पीसीज होती है इस रीजन में, तो दूसरी स्पीसीज क्या है, ये दूसरी स्पीसीज जैसे अगर चंबल रीजन में है, अगर आपको ये खैर मिल रही है तो पॉसिबल है कि ये जो दूसरी स्पीसीज है जो आप समझ नहीं पा रहा है वो डलवर्जिया सिस्सू या डलवर्जिया लैटिफोलिया हो। तो इस टाइप से भी हम बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आता है पिक्टोरियल एलिमेंट, यानी कि ये जो अपनी पिक्चर है, पिक्चर के कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि कलर है, उसका जो भी चीज़ें जो भी अपने कैरेक्टर्स हैं इसमें जो दिया गया है, उनका एक पर्टिकुलर साइज है। अगर पेड़ है उनके क्राउन का शेप है कैसा है, गोल है, राउंड है, क्राउन है, कॉनिकल है, शैडो कितनी है, टेक्सचर कैसा है, पैटर्न इनका डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा है। पैटर्न मतलब ये जैसे जंगल है, स्कैटर्ड है, कोई वो नहीं है तो ये जंगल वाला एरिया, अगर कहीं प्लांटेशन है बिल्कुल ऐसे राउंड बिल्कुल लाइन में कहीं इस टाइप के क्राउन दिख रहा है, यानी कि कहीं प्लांटेशन लग रखी है, तो इस टाइप के पैटर्न समझ सकते हैं। लोकेशन समझ लेते हैं आप पिक्चर में कि हिली रीजन है या कहीं एग्रीकल्चर वाला है। इससे एसोसिएट स्पीसीज निकाल लेते हैं कि अगर आपने जैसे समझ लिया कि यहाँ पर नदी है, पानी है, तो यहाँ पर अगर कोई एक स्पीसीज आइडेंटिफाई कर ली, दूसरी समझ में नहीं आ पा रही है, तो दूसरी को भी समझ लेते हैं कि अच्छा ये है, तो दूसरी पॉसिबल है कि ये स्पीसीज हो गई। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं इन्हें बोलते हैं पिक्टोरियल एलिमेंट्स। इन्हें याद रख लेना, ये पुराने टाइम पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन वो पुराना टाइम था, 2008 से पहले के क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि पिक्टोरियल एलिमेंट क्या होते हैं। अब कोई किस्मत का भरोसा नहीं है, फूट गई तो फिर आ जाएगा, तो इसलिए देख लो इसे। एक और है, एक टर्म आता है स्टीरियोस्कोप। देखो ये जो पिक्चर है इसमें हम ऊपर से देख पा रहे हैं, कभी अभी तक हम पिक्चर को 3D में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पुराना ये तरीका था कि हम लोग जो एरोप्लेन से पिक्चर लेते थे तो उसमें दो कैमरा रखे रहते थे, एक आगे की साइड एक पीछे की साइड, यानी कि वो एक ही पॉइंट की दो एंगल से पिक्चर लेते थे। दोनों पिक्चर आपस में बिल्कुल बराबर रखते थे, और एक ये टूल होता है, इसे बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। इसमें क्या होता है कि अपनी जैसे आँखें होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रख दिया जाए, आपकी दोनों आँखें जो हैं बिल्कुल सेंटर फोकस एक ही पॉइंट पे हो जाती है। आपकी राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, ये सामने ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इसी पे फोकस हो जाती है। स्टीरियोस्कोप में क्या होता है कि आंखों को फोकस नहीं होने देता, इनके बीच का एंगल बढ़ा देता है। इसमें क्या होता है कि आप एक आंख से इसमें देखोगे, दूसरे से इसमें देखोगे। यहाँ गिलास सा लगा होता है, गिलास आपको फोकस करेगा इस पे, इसमें ये जो दिख रहा है फ्रेम, इसमें इस साइड अंदर की साइड होता है कांच। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो पिक्चर जो है, एक पिक्चर यहाँ रखी होगी, एक पिक्चर यहाँ रखी होगी, ये इससे टकरा के ऐसे हो कि आपकी इस आंख में जाएगी, ये पिक्चर यहाँ से टकरा के इस आंख में जाएगी। इस टाइप से एक ही बार में आपका दिमाग जो है वो दो पिक्चरें, दो अलग अलग पिक्चरें दिख रहा होगा, एक अलग अलग एंगल से। तो इसका होगा क्या कि ये देखो, ये भी पिक्चर 2D है, ये भी पिक्चर 2D है, लेकिन वो अलग अलग एंगल वाली है, तो आपका दिमाग उसे बिल्कुल 3D में दिखता है। तो ये जो 2D से 3D देखने के जो मज़े हैं वो होता है, जो साइंस है उसे बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। ये टूल होता है उसे बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। और ये स्टीरियोस्कोप की हेल्प से हम पेड़ों के डाटा को मेजर करते हैं कि ये पेड़ जो है उसकी हाइट कितनी है, इसका क्राउन कितना चौड़ा है, क्राउन लेंथ कितनी है, ये सारे डाटा निकालना, यानी कि फ़ोटो से हम मेजरमेंट ले लेते हैं, उसे बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। तो जो साइंस है वो उसे बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। तो अगला यही चैप्टर है कि फोटोग्रामेट्री क्या है।
एक आर्ट और साइंस दोनों ही है कि हम कैसे जो अपनी एरियल फोटोग्राफ है उससे डाटा को मेजर कर लें। जैसे डाटा आपसे बोला गया है कि आपको ट्री की हाइट मेजर करना है, तो उसके अपने तरीके हैं। जैसे कि एक सिंगल फोटो है तो उसमें हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट करते हैं या शैडो मेथड करते हैं। शैडो मेथड को देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये मालूम है कि आपने जब फ़ोटो ली तो अपनी जो पिक्चर खींची जाती है, जैसे अपन आजकल मोबाइल से खींचते हैं तो उसमें लिखा होता है, अगर आपने लोकेशन ऑन कर रखी है तो एक तरफ उसकी लोकेशन होगी, एक तरफ टाइम लिखा होता है कब खींची गई है। तो इसमें जब फ़ोटो इससे एरोप्लेन से ली जाती है तो उसमें आपको पता होता है कि आपका लोकेशन कहाँ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको अपनी पता है, सन की लोकेशन पता है कि सन किस एंगल पे है। अब आपने पिक्चर खींची और वहाँ पर जो पेड़ है उसकी शैडो आ गई, तो आप समझ सकते हो कि अगर शैडो इतनी बड़ी है तो सन की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि आपको टाइम पता है। टाइम के हिसाब से आप सन की पोजीशन लगाओगे तो आप एक एवरेज रेशियो बना लोगे, लाइन ड्रॉ कर लोगे कि सन कहाँ पर है, तो उससे एक एवरेज अनुमान लग जाता है कि ये पेड़ जो है उसकी हाइट कितनी होगी। अब इसके लिए ज़रूरी है कि पेड़ जो ज़मीन है वो फ्लैट हो, पेड़ भी है वो बिल्कुल सीधा हो, ऐसा ना हो कि ज़मीन उल्टी सीधी हो या पेड़ टेढ़ा मेढ़ा हो तो सही निकलती है। लेकिन एक एवरेज आइडिया निकल आता है कि ट्री की हाइट कितनी है। दूसरी है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है कि हम फोटो को, जैसे आजकल वो फ़ोटो 3D वाली आती हैं जिससे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो तो अलग अलग फ़ोटो दिखती हैं, तो वैसे ही उसी टाइप से होता था कि फ़ोटो एक है, ये फ़ोटो है, इसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, कभी इसे उठाएंगे कभी इधर उठाएंगे, टेढ़ा वगैरह दिख करके हम लोग ट्राई करते हैं कि तो कुछ व्यू बने स्टीरियोस्कोपिक टाइप का और उससे मेजर कर लेते हैं। और भी हैं इसके तरीके, इतनी ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं अपन को। मेन मुद्दा समझना था कि ऐसा कुछ भी होता है। दूसरा है क्राउन डायमीटर निकालना हो कि क्राउन कैसे चौड़ा है, कितना है। उसके दो तरीके हैं, जैसे कि एक माइक्रोमीटर गेज होता है, दूसरा डॉट गेज होता है। इसमें एक स्केल जैसा होता है, इसमें छेद छेद होते हैं, होल होते हैं। तो जैसे अपना वो फोटो में ऐसे कोई क्राउन है, इसे एक साइड से घुमा के देखेंगे कौन से होल में ये क्राउन बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जिसमें हो गया समझ लिया कि इसका ये वैल्यू है। तो वो एक पिक्चर के हिसाब से ये स्केल जो है वो रूलर की तरह काम करती है। पता पड़ता है कि इस अगर होल में फिट हो गई तो ये इसका क्राउन जो है वो 40 मीटर का है या 50 मीटर का, तो जिस हिसाब से कर गई उस हिसाब से ये काम कर देती है। वैसे ये एंगल गेज में काम कर देती है। तो यहाँ पर हमें इसकी जो निकालना है वो आराम से कर लेते हैं। यहाँ पर अपना जो फोटोग्रामेट्री है वो ख़त्म हो गई, मेजॉरिटी जो अपना रिमोट सेंसिंग है वो एंड हो गया है। अब अपन जो लास्ट पॉइंट बचता है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे समझते हैं। ये है क्या? पहला तो है जियोग्राफी, भौगोलिक, उसकी इंफॉर्मेशन। तो जैसे करते क्या है कि जैसे आजकल हम मैप देखें, आप गूगल मैप पे जाओगे उसमें बहुत सारे मिलेंगे, सैटेलाइट व्यू, ट्रैफिक व्यू, ये व्यू, वो व्यू। तो ये होता क्या है कि जियोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, रोड डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस टाइप से अलग अलग तरीक़ों के अलग अलग मैप होते हैं। आप फॉरेस्ट एरिया की देखना चाहते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में रिवर स्ट्रीम किस टाइप से, यानी कि फॉरेस्ट एरिया का जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसके रिसोर्सेज का मैप अपना अलग होगा। ये हो गया एक मैप, हो गया वाटर रिसोर्सेज का, वाटर रिसोर्सेज का। दूसरा मैप हो गया रोड का, कि फॉरेस्ट एरिया में रोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तीसरे में सपोज हो गया अल्टीट्यूड, जो अपना ऊंचाई है, पहाड़ी है, हिल है, टेरेन है, टेरेन का डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। एक और मैप हो गया जिसमें आपने ये देख लिया कि वेजिटेशन किस टाइप का है, वेजिटेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इन चारों मैपों को एक के ऊपर एक रख करके आप कंबाइन कर दोगे तो आपको एक ओवरऑल एक ब्रॉड व्यू में एक पिक्चर बन जाएगी। उसकी हेल्प से अपन डिसीजन ले सकते हैं कि किस एरिया में हम प्लांटेशन का काम कर सकते हैं आराम से, यानी कि ऐसा एरिया जो रोड से भी कनेक्टेड हो, वाटर के पास भी अवेलेबल हो और टेरेन भी फ्लैट हो और वेजिटेशन का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो, यानी कि बायोटिक इंटरफेरेंस ना हो। तो वो उस एरिया में जहाँ पर हमें प्लांटेशन करना है वो एरिया को आइडेंटिफाई करना या प्लानिंग करना, ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे हम लोग ये मैप तो हम जानते ही हैं, ये सिंपल सा मैप होता है, तो इस टाइप की चीज़ें इसको हम यूज कर लेते हैं। तो इसे आप समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर पूछा गया कि रिमोट सेंसिंग और GIS को हम कैसे यूज कर लेते हैं फॉरेस्ट डिसीजन मेकिंग में या इस टाइप के जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज करना है, तो आप आराम से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। लास्ट में अपनी 2 पॉइंट और हैं जिन पे उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए।
उनमें एक है फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो होता क्या है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सपोज आप आईएफएस हैं, आपके पास कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको किस एरिया में प्लांटेशन करनी है, कितनी करनी है, प्लांटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, वहाँ पर कोई बायोटेक या अबायोटिक इंटरफेरेंस तो नहीं है, फॉरेस्ट फायर की पिछली कौन कौन सी इंसिडेंट्स हुई हैं। कई बार क्या है कि जो एसीएफ है या जो आईएफएस है उसे ये जानकारी नहीं होती है, उसे ये नहीं पता है कि उस एरिया में कितना फॉरेस्ट एरिया है, किस टाइप का वो फॉरेस्ट वेजिटेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसे डिसीजन ले लेते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि अपने फॉरेस्ट के जो भी पॉलिसी की वो फेल हो जाती है, कोई प्लांटेशन काम कर दिया वो फेल हो गए। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया, एक ऑनलाइन बेस्ड एक पोर्टल बनाया, और उसमें करते क्या है कि जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ उस पोर्टल पर प्रोवाइड करवा दी। जिससे सपोज किसी एरिया में अगर कल मुझे प्लांटेशन वर्क करना है तो मैं सबसे पहले उस पोर्टल में लॉगिन करूँगा और मुझे डिसीजन के लिए जो भी चीज़ें समझनी होगी उस पोर्टल से मुझे जानकारी मिल जाएगी। जिससे होगा क्या कि मुझे जो भी डिसीजन लेना है प्लांटेशन से रिलेटेड उसमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम है इसे बोलते हैं फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी का एक अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो। ये जो फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसे अपने यहाँ बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। अपने यहाँ इसे बोला जाता है नेशनल फॉरेस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके क्या एफोरेस्टेशन वगैरह है ये नीचे इसके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग के काम में है, ये मॉनिटरिंग है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन है, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है, तो सभी में हम इसे हेल्प ले लेते हैं। ये जो फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये तो चलाता है FAO। तो ये लगभग सभी कंट्रियों से बोलता है कि भाई इस टाइप का एक सिस्टम जनरेट करो। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता हो गई। ये जो फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको अपने यहाँ क्या बोलते हैं, अपने यहाँ बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। अलग अलग देश में ये अलग अलग नाम से आ जाता है। FAO इसको एक और नाम से चलाता है जिसे बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी वो इसी का एक अपडेटेड वर्जन समझ लीजिए आप। पर्पज़ ये है कि आज के टाइम पे जैसे जो फॉरेस्ट है तो हमारे कुछ जो इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशन आ गए हैं कि जैसे आपको फॉरेस्ट को सस्टेनेबल करना है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के इशू आ गया है, आपको फॉरेस्ट को एक टाइप से क्लाइमेटिकली रिजिलेंट बनाना है, डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन को, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को कम करना है। तो एक टाइप से ये मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या बनाया कि एक नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिसे FAO प्रमोट करता है। उसके क्या कंपोनेंट होना चाहिए उसे भी इन्होंने इस टाइप से बना रखा है कि हाँ ये कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ों का देख लो, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये अच्छे पॉइंट है आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी इशू के हिसाब से, तो ये आ सकते हैं। यहाँ पर अपना रिमोट सेंसिंग वाला जो सब्जेक्ट था ये ख़त्म हो जाता है।